अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हमारा अभी का जो टॉपिक है वो वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट टूल के हवाले से है, जो यूनिट 6 है। वैलिडिटी जो है ये भी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट टूल्स के तौर पर है, या किसी भी डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट की ये खसूसियात में से एक खसूसियत है। और अगर हम कहें कि ये सबसे पहली खसूसियत है तो गलत नहीं होगा। इस किताब के हवाले से ये तो यूनिट्स हम पहले डिस्कस कर चुके, जिसमें मेजरमेंट, असेसमेंट और वैल्यूएशन है, ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट टेस्ट एंड टेक्निक्स हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, आइटम्स हैं, रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट टूल्स हैं। अभी हम वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट टूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। हम इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हम वैलिडिटी को एक्सप्लेन कर सकेंगे, डिफाइन और एक्सप्लेन कर सकेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे अमंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वैलिडिटी जो कि असेसमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। उसमें कंकरेंट वैलिडिटी को देखेंगे, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को देखेंगे, क्राइटेरियन वैलिडिटी को देखेंगे, और फिर चंद फैक्टर्स देखेंगे कि जो वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं। ये सारे हमारे इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जैसे मैंने पहले बयान किया कि किसी भी असेसमेंट टूल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें वैलिडिटी सबसे पहले है। रिलायबिलिटी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और आपने इसको देख भी लिया। इसी तरह से ऑब्जेक्टिविटी होती है, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी होती है, स्कोरेबिलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, कंप्रीहेंसिवनेस है, इंटरप्रेटेबिलिटी है, इकोनॉमी है, कंपेरेबिलिटी है। ये चंद करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी अच्छे असेसमेंट टूल्स की। ये वैलिडिटी और लाइबिलिटी जो है ये बहुत अहम है और किसी भी टेस्ट की ये बुनियादी खसूसियात में से हैं। अगर वैलिडिटी और लाइबिलिटी नहीं होती तो वो टेस्ट किसी भी सूरत में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं कहलाता। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाने के लिए इन खसूसियात पर उसका पूरा उतरना ज़रूरी है। अब वैलिडिटी क्या है? वैलिड का वर्ड आपने सुना हुआ है, आप जानते हैं वैलिड को। वैलिडिटी को जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब सेहत के साथ है। टेस्ट की सेहत जो है वो कैसी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। और सबसे पहली है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका जब हम देखते हैं कि मानी क्या बनता है, सो that refers to the degree to which a test measures what it intends to measure. वैलिडिटी मीन कि जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया गया है उसी मकसद को पूरा कर रहा हो। द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। जो टेस्ट मेजर कर रहा है यही चीज हम इसके बनाते वक्त मकसद को सामने रखते हुए हमने बनाया, या जो मकसद सामने रख के बनाया ये टेस्ट उसी मकसद को ये मेजर कर रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये किसी भी मेजर का, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की यूजफुलनेस को मेजर कर रहा होता है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की यूजफुलनेस की पैमाइश कर रहा होता है। और जो भी टेस्ट अगर हम देखें कि वो रिलायबल है तो उस टेस्ट के लिए वैलिड भी होना बहुत जरूरी है। सो इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। अगर वो मकसद नहीं पूरा कर रहा तो वो वैलिड टेस्ट नहीं होगा। जैसे द एलिजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग, स्किल इन राइटिंग एंड यूज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट। ये हम बाद में भी देखेंगे कि कौन कौन से इनसे हट के भी कुछ फैक्टर्स हैं। व्हाट एल्स अफेक्ट्स द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट, ये हम बाद में बात करेंगे कि इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो टेस्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट करती हैं। वैलिडिटी है कितनी तरह की हमने वैसे स्केल्स ऑफ वैल्यूएशन देखें तो पहले हमने रिलायबिलिटी की बात की है, जिसमें टेस्ट रीटेस्ट है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, इंटर कंसिस्टेंसी है। यहाँ वैलिडिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, वैलिडिटी जिसमें कंटेंट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। और फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की आगे टाइप्स हैं जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, नोमोलॉजिकल वैलिडिटी है। इन सारी टाइप्स को आज हम देखेंगे, कंटेंट भी देखेंगे, क्राइटेरियन भी देखेंगे और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के हवाले से भी बात जो है वो हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट वैलिडिटी को। कंटेंट जैसे नाम से जाहिर है, कंटेंट
मवाद, मवाद की वैलिडिटी, मवाद की सेहत के ऊपर बात हो रही है। सो कंटेंट वैलिडिटी जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है, वो इस चीज को जाहिर करती है कि टेस्ट जो है वो रेलेवेंट है, उस कंटेंट से रेलेवेंट है, और उस कंटेंट के अंदर तमाम जो उसके पॉसिबल डायमेंशंस हैं उन सब को कवर कर रही है, कंटेंट के सारे डायमेंशंस को कवर कर रही है। इसी तरह से जो हम एबिलिटी मेजर करना चाह रहे हैं उस सारी एबिलिटी को मेजर कर रहा है। सो कंटेंट वैलिडिटी का तल्लक जो है मोर देन द एबिलिटी, हम उस कंटेंट की बात करते हैं जो भी पॉसिबल कंटेंट्स हैं उन तमाम, जैसे 9 यूनिट्स हैं तो तमाम के तमाम 9 यूनिट्स को जब कोई टेस्ट जो है वो कवर कर रहा होगा तो ऐसे टेस्ट को हम कहेंगे कि ये टेस्ट कंटेंट वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस बेस्ड टेस्ट है, अगर मैं कहता हूं तो रिलीजियस बेस्ड टेस्ट जो है मस्ट हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू नमाज का हज एटसेट्रा, उसके अंदर तमाम जो कंटेंट हैं वो रिलीजन से मुतल्लिका ही होने चाहिए। अगर एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर कोई आप टीचिंग कॉम्पिटेंसी टेस्ट हम बना रहे हैं, टीचिंग कॉम्पिटेंसी टेस्ट अगर बनाया जा रहा है जिसमें कि जो एक्सपर्ट्स ऑन द फील्ड ऑफ टीचर ट्रेनिंग जो है वो आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन एंड इश्यूज रिक्वायर्ड टू बी एन इफेक्टिव टीचर, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर ऐसे आइटम्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ टीचर की क्लासरूम के अंदर जो स्किल्स हैं उन्हीं को ही वो जाहिर कर रहे होंगे, सिर्फ उसी एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन और स्किल्स को वो मेजर कर रहा होगा कि जो हम समझते हैं कि टीचर क्लासरूम के अंदर एग्जिबिट करता है, टीचर क्लासरूम के अंदर जाहिर करता है, क्योंकि हमने टीचिंग कॉम्पिटेंसी टेस्ट बनाना है। और अगर आपने टेस्ट बनाया उससे हमें टीचर की जो क्लासरूम के अंदर उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं क्लासरूम के अंदर उसकी स्किल्स जो हैं वो हमें उनसे पता ही नहीं चलता, इसका मतलब है कि वो टेस्ट जो है वो टीचिंग कॉम्पिटेंसी टेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कंटेंट वैलिड नहीं है। So developing a test or developing a teaching competency test, experts on the field of teachers training would identify the information and issues required to be an effective teacher, and then we'll choose items that represent those areas of information and skills which are expected from a teacher to exhibit in a classroom. So ऐसे जो items उनसे मिला के जब हम टेस्ट बनाएंगे, कौन से आइटम के जिनका तल्लक ऐसे एरियाज और इंफॉर्मेशन और स्किल्स के साथ है कि जो टीचर क्लासरूम के अंदर एग्जिबिट करता है, तो फिर वो टेस्ट जो है वो कंटेंट वैलिड टेस्ट होगा। अब जब हम कंटेंट वैलिडिटी की बात करते हैं तो कंटेंट वैलिडिटी फर्दर दो तरह की होती है। उसके मेजर टाइप्स जो है, एक फेस वैलिडिटी है और एक करिकुलर वैलिडिटी है। फेस वैलिडिटी और करिकुलर वैलिडिटी जैसे कंटेंट के नाम से जाहिर है कि कंटेंट के साथ इसका तल्लक है, तमाम ऑल पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ कंटेंट्स को ये डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह से फेस टेस्ट का फेस होगा और करिकुलर होगा, उस हवाले से हम देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ कंटेंट वैलिडिटी में पहली जो है वो फेस वैलिडिटी है। सो फेस वैलिडिटी जो है बड़ी क्लोजली रिलेटेड टू कंटेंट वैलिडिटी है, उसी की टाइप है तो उसी से ये रिलेट भी कर रही होगी। इसलिए हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये कंटेंट के साथ साथ ही नजर आती है। सो फेस वैलिडिटी रेफर्स टू whether a test appears to be a good measure or not। कैसे हमें पता चलेगा? अगेन जैसे कंटेंट वैलिडिटी में है कि वो क्या सारे डायमेंशंस ऑफ कंटेंट को वो कवर कर रही है, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे फेस वैलिडिटी जो है वो जो है वो वैलिड है या फेस वैलिड है टेस्ट का। सो फेस रिलेट करती है वेदर ए टेस्ट अपीयर्स टू बी ए गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और नॉट। कैसे हमें पता चलेगा कि इट टेस्ट मेजर्स व्हाट इट एक्सपेक्ट टू मेजर, टेस्ट मेजर्स व्हाट इट सपोज टू मेजर। जैसे कंटेंट जैसे हमने सेम वैलिडिटी को डिफाइन किया तो उसी तरह से फेस वैलिडिटी को टेस्ट मेजर्स व्हाट इट एक्सपेक्ट टू मेजर। फॉर एग्जांपल अगर हम टेस्ट बनाते हैं रिलेटेड टू रिलीजियस अफिलिएशन, should have questions related regarding religious rather than have smoking habits question, जो मैंने पहले वैलिडिटी के अंदर आपके सामने एक एग्जांपल पेश की, ठीक है, या कंटेंट वैलिडिटी के हवाले से जो एग्जांपल आपके सामने पेश की। इस हवाले से जब हम कहते हैं
तो फेस वैलिडिटी भी कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड हो जाती है कंटेंट वैलिडिटी के साथ कि टेस्ट मेजर्स व्हाट इट एक्सपेक्ट टू मेजर। सो ये बड़ी क्लोजली रिलेटेड है। टेस्ट measures what it expect to measure. For example, tests related to religious affiliation should have question regarding religious matters than having a questions regarding smoking habits question. A test measures what is expect to measure. For example, tests related to religious affiliation should have questions regarding religions rather than having smoking habits questions. So ये content वैलिडिटी की टाइम में फेस वैलिडिटी की जब हम बात करेंगे। इसी तरह से सपोज यू आर टेकिंग एन इंस्ट्रूमेंट reportedly measuring your attractiveness, but the question were asking you to identify the correctly spelled word in each list. So not much of a link between the claim of what is supposed to do and what is actually does. दोनों में हम चाह क्या रहे थे, हम इंस्ट्रूमेंट ऐसा चाह रहे थे कि जो आपकी अट्रैक्टिवनेस को मेजर करे, जबकि क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स को लिस्ट के अंदर। सो ऐसी सूरत में वो टेस्ट जो होगा वो फेस वैलिड टेस्ट नहीं होगा। मैं एक सादा एग्जांपल दूं कि टेस्ट हम दे रहे हैं साइकोलॉजी का, तो उसके अंदर क्वेश्चन आ जाए टू नेशन थ्योरी का। टेस्ट हम दे रहे हैं जो मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन का, और उसके अंदर सवाल आ जाए गालिब का। सो ऐसी सूरत में वो टेस्ट जो है वो फेस वैलिड टेस्ट नहीं रहेगा, फेस वैलिड टेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो हम पूछना चाह रहे हैं, जो हम मेजर करना जा रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टेस्ट से कि वो मेजर करेगा, वो चीज ऐसे क्वेश्चन से मेजर नहीं होगी। सो वो टेस्ट फेस वैलिड नहीं रहेगा। पॉसिबल एडवांटेजेस क्या है इसके कि रिस्पोंडेंट जानते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने देनी है। सो इफ द रिस्पोंडेंट नोज व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है, जब उसको ये पता है कि मैंने कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, दे कैन यूज द कंटेक्स्ट टू हेल्प इंटरप्रेट द क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड मोर यूजफुल एक्यूरेट आंसर्स। जब जो रिस्पोंडेंट है उसको पता है कि मैंने कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो उस हवाले से वो फिर यूजफुल और एक्यूरेट आंसर जो है वो देता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर वहीं पे जहां उसको पहले से पता चल जाता है तो फिर क्या करेगा, फिर वो आंसर को अपने हिसाब से पहले से सोच के रखेगा और उसको बेंड और शेप कर देगा। So if the respondent knows what information we are looking for, they might try to bend and shape their answers to what they think we want. हमारी चाहत के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक वो सवाल को चेंज कर देगा, बेंड कर देगा। सो एक्चुअल क्या है कुछ और बात होगी, और हमारी पसंद को सामने रखते हुए उसको चेंज करके हमारे सामने पेश कर देगा। सो ये फेस वैलिडिटी की जो खूबी भी है और उसकी खामी भी है। फिर दूसरी जो टाइप है वो करिकुलर वैलिडिटी है। करिकुलर वैलिडिटी से क्या मुराद है, ऐसी वैलिडिटी कि जिसके तहत हम देखते हैं कि टेस्ट मैचेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्पेसिफिक करिकुलम एज इट इज फॉर्मली डिस्क्राइब्ड। टेस्ट जो है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच कर रहे हैं। So the extent to which the content of the test matches the objectives of a specific curriculum it is formally described. जो टेस्ट के कंटेंट हैं, जब टेस्ट के कंटेंट जो हैं वो स्पेसिफिक करिकुलम ऑब्जेक्टिव से रिलेट कर रहे होंगे या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए स्पेसिफिक करिकुलम के अकॉर्डिंगली होंगे कि जैसे वो बयान किए गए हैं, तो ऐसा टेस्ट जो है वो करिकुलर वैलिड होगा। So the extent to which the content of a test matches the objectives of a specific curriculum as it is formally described, वो करिकुलर वैलिड होगा। हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं कुछ और हम मेजर कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो वैलिड करिकुलर वैलिड टेस्ट नहीं रहेगा। जब हम असेसमेंट करते हैं क्लासरूम के अंदर भी, तो वहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हों और एंड पर जब हम सवाल कुछ और कर रहे हों, तो हमारे वो सवाल जो हैं वो करिकुलर वैलिड सवाल नहीं होते।
एवेल्यूएशन के तौर पर हमने पढ़ाया जो है वो ज़कात की अहमियत और ज़कात का निसाब, और पूछ रहे हैं ज़कात के मसारफ। सो पढ़ाया निसाब है, पूछ मुसारफ रहे हैं, तो वो मुसारफ वाला सवाल जो है वो करिकुलर वैलिड सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपके उस कंटेंट के ऑब्जेक्टिव से रिलेट नहीं कर रहा, उस कंटेंट के ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं कर रहा। सो जो टेस्ट का कंटेंट है उसको उस करिकुलर के उस कंटेंट के ऑब्जेक्टिव से भी मैच करते होना चाहिए। ये करिकुलर वैलिडिटी है। सो करिकुलर वैलिडिटी टेक्स ऑन ए पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन सिचुएशन वेयर टेस्ट आर यूज्ड फॉर हाई स्टेक्स डिसीजंस, क्योंकि वहां पे करिकुलर है और करिकुलर को सामने रखते हुए आपने वैलिडिटी देखनी है। जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है, या 5वीं और 8वीं, या जो बोर्ड के 10वीं और बोर्ड के जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस हैं, उनमें ये करिकुलर वैलिडिटी को मद्देनजर रखा जाता है, क्योंकि वहां पर करिकुलम के ऑब्जेक्टिव और टेस्ट को दोनों को देखा जाता है, कंटेंट ऑफ द टेस्ट को देखा जाता है और फिर उसको मैच किया जाता है विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट करिकुलम। तो फिर अगर तो वो पूरा होता रहा है तो करिकुलर वैलिड है, अगर नहीं है तो करिकुलर वैलिड नहीं है। सो ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सिचुएशंस के अंदर हम करिकुलर वैलिड जो टेस्ट है वो देखते हैं। सो ये करिकुलर वैलिडिटी जो है इसको वैल्यूएट करते हैं ग्रुप्स ऑफ करिकुलम और कंटेंट एक्सपर्ट्स जो है वो करते हैं, जिनका करिकुलम के अंदर अच्छा खासा जो है वो अबूर है, या जो कंटेंट के ऊपर ज़्यादा अबूर रखते हैं। सो एक्सपर्ट्स जो हैं they are asked to judge whether the content of a test is parallel to the curriculum objectives and whether the test and curricular emphasis are in proper balance. So वो एक्सपर्ट्स ही बताते हैं, क्योंकि उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए स्पेसिफिक करिकुलम उनका भी पता होना ज़रूरी है। जब वो दोनों हम आहंग हो जाएंगे तो ऐसी सूरत में वो टेस्ट जो होगा वो वैलिड टेस्ट होगा। सो ग्रुप ऑफ करिकुलम और कंटेंट एक्सपर्ट्स जो है वो करिकुलम वैलिडिटी दिखा सकते हैं या बयान कर सकते हैं, क्योंकि वही उस टेस्ट को जज भी करेंगे, उसके कंटेंट को वो देखेंगे और देखेंगे क्या कंटेंट ऑफ द टेस्ट जो है वो करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो वो करिकुलम वैलिड है, और अगर पैरेलल नहीं है तो फिर वो करिकुलम वैलिड नहीं है। सो प्रॉपर बैलेंस को वो देखना मकसद होता है करिकुलर वैलिडिटी के अंदर। और इस हवाले से सबसे आसान तरीका जो है वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है। सो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना के टेस्ट के अंदर करिकुलर वैलिडिटी जो है वो प्रॉपरली ला सकते हैं और टेस्ट की इस वैलिडिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो करिकुलर वैलिडिटी कैन बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के ऊपर अलग से सेशन है कि जिसमें हम जो लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है, एक तरफ वो होते हैं और एक तरफ हम चैप्टर्स रखते हैं, और हर चैप्टर में से हर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन के मुताबिक आइटम्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं, जिसके ज़रिए से पूरा करिकुलर जो है वो कवर हो जाता है। देन नेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्टिबिलिटी है। कंस्ट्रक्टिबिलिटी क्या है? हावल ने बयान किया कि कंस्ट्रक्टिबिलिटी जो है इज ए टेस्ट एबिलिटी टू मेजर फैक्टर्स विच आर रेलेवेंट टू द फील्ड ऑफ स्टडी। ऐसे मेजर्स जो हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्टिबिलिटी इज ए टेस्ट एबिलिटी टू मेजर फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स को मेजर करना है जो कि रेलेवेंट है फील्ड ऑफ स्टडी से। फॉर एग्जांपल जो कंस्ट्रक्टिबिलिटी है is thus an assessment of the quality of an instrument। जब हम कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट का वर्ड ही आपको बयान कर रहा है कि ये किसी न किसी टेस्ट की कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर रहा है, किसी भी टेस्ट की कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन उस टेस्ट की एबिलिटी है। सो कंस्ट्रक्टिबिलिटी इज ए टेस्ट एबिलिटी टू मेजर फैक्टर्स विच आर रेलेवेंट टू द फील्ड ऑफ स्टडी। जब हम कंस्ट्रक्टिबिलिटी की बात करेंगे तो ये असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और इससे पता हमें क्या चलता है, डज इट मेजर्स द कंस्ट्रक्ट इट इज सपोज्ड टू मेजर।
ये वही कंस्ट्रक्ट जो है उसी को ही मेजर कर रहा है जिसको सामने रखते हुए ये तैयार किया गया। सो डज इट मेजर्स द कंस्ट्रक्ट, क्या क्या वो वही कंस्ट्रक्ट मेजर कर रहा है? इट इज सपोज टू मेजर, जिसके लिए ये मेजर किया गया। जब हम एग्जांपल देखेंगे तो हम इसको आसानी से समझ सकेंगे। एक्चुअली कंस्ट्रक्टिबिलिटी जो है ये जो हमारे अचीवमेंट टेस्ट में बहुत कम इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर ये जो मैथ के सब्जेक्ट्स हैं या बाकी प्रैक्टिकल टेस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। सो प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर ज़्यादा है, अचीवमेंट टेस्ट के अंदर उस तरह से नहीं होती। सो कंस्ट्रक्टिबिलिटी जो है रेयरली हम अप्लाई करते हैं अचीवमेंट टेस्ट के अंदर। ये कैसे है, इसको जब हम देखते हैं, सो कंस्ट्रक्टिबिलिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ऑपरेशनलाइजेशंस ऑफ ए कंस्ट्रक्ट do actually measure what the theory says they do। यहां बात आपको समझ आ रही होगी। कंस्ट्रक्टिबिलिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्ट do actually measure what the theory says they do। पहले से आपके पास कोई थ्योरी मौजूद है, पहले से आपके पास कोई कंस्ट्रक्ट मौजूद है, अब आपने टेस्ट बनाया, वो टेस्ट उस थ्योरी पर अगर पूरा उतरता है और उसी थ्योरी ने जो कुछ बयान किया हुआ उसी के मुताबिक वो मेजर कर रहा है, तो फिर ऐसा टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट वैलिड है। रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्ट डू एक्चुअली मेजर व्हाट द थ्योरी सेज दे डू। हम पहले से हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्ट है, उस कंस्ट्रक्ट के मुताबिक इस टेस्ट को हम कोरिलेट करते हैं। अगर कोरिलेट हो जाता है तो वो कंस्ट्रक्ट वैलिड है, नहीं होता तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, टू व्हाट एक्सटेंट एन आईक्यू क्वेश्चनर एक्चुअली मेजरिंग इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के हमारे पास मेयार है, उसमें हमारे पास गॉड गिफ्टेड भी हैं, उसमें हमारे पास जो है इडियट्स भी हैं। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हवाले से हमने जो इंडिविजुअल्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है। सो टू व्हाट एक्सटेंट एन आईक्यू क्वेश्चनर जो है एक्चुअली मेजरिंग इंटेलिजेंस, उस पे हमारे पास कंस्ट्रक्ट को, हमारे पास पैमाने को सामने रखते हुए वो आईक्यू क्वेश्चनर जो है क्या एक्चुअली वो मेजर कर रहा है कि जो हम चाह रहे हैं कि हमें इंटेलिजेंस का पता चले। सो टू व्हाट एक्सटेंट एन आईक्यू क्वेश्चनर एक्चुअली मेजरिंग इंटेलिजेंस। सो इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, दो बड़ी टाइप्स हैं जब हम कंस्ट्रक्टिबिलिटी की बात करते हैं। एक कन्वर्जेंट वैलिडिटी है और एक डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट, इन दोनों को भी देखेंगे तो कंस्ट्रक्ट ज्यादा वाजे फिर हो जाएगी। सो पहले हम देखते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री to which a measure is correlated with the other measure that it is theoretically predicted to correlate with। तो यहां थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है? रेफर्स टू द डिग्री टू विच ए measure is correlated with other measure। अदर measure is there, वो पहले से मौजूद है। that it is theoretically predicted to correlate with। पहले से एक मैयर मौजूद है, उस मैयर के अकॉर्डिंग अगर ये मैयर जो है वो हमें जो है वो रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसी सूरत में वो टेस्ट जो है वो कन्वर्जेंट वैलिड टेस्ट होगा। सो कन्वर्जेंट वैलिड अकर्स वेयर मैयर्स ऑफ कंस्ट्रक्ट that are expected to correlate do so। Measures of construct that are expected to correlate do so। So this is similar to concurrent validity। concurrent validity के ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे, which looks for correlation with other test। concurrent में हम कोरिलेशन देखते हैं दूसरे टेस्ट के साथ, उसी तरह से कन्वर्जेंट में भी हम कोरिलेशन देख रहे हैं, लेकिन वो हम कोरिलेशन देख रहे हैं विद अदर कंस्ट्रक्ट जो कि ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, क्राइटेरियन की सूरत में मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं, इफ स्कोर्स ऑन ए स्पेसिफिक मैथमेटिक्स टेस्ट, scores on a specific mathematics test are similar to students' score on other mathematics test, then convergent validity is high। If scores on a specific mathematics test are similar to students' scores on other mathematics test, then convergent validity is high।
So there is a positive correlation between the scores from similar test of mathematics. एक स्कोर है और फिर दूसरा स्कोर है. अगर स्कोर्स ऑन स्पेसिफिक मैथमेटिक्स टेस्ट जो है वो सिमिलर हैं टू दी स्टूडेंट स्कोर्स ऑन अदर मैथमेटिक्स टेस्ट, दो हैं टेस्ट मैथमेटिक्स के. सो क्राइटेरिया क्या है कि एक पहले से मैथमेटिक्स टेस्ट के स्कोर्स हैं, एक आपने अभी मैथमेटिक्स के टेस्ट के स्कोर्स लिए. अगर स्कोर जो हैं वो मैथमेटिक्स के सेम आते हैं तो फिर कन्वर्जेंट हाई है. ठीक है, फिर कन्वर्जेंटबिलिटी जो है वो हाई है क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर्स फ्रॉम सिमिलर टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स हमें मिलती है. सो ये वैलिड हो जाएगी. और कहीं ना कहीं यही चीज़ जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी वाली है या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की जो कन्वर्जेंट और दूसरी जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, ये कहीं ना कहीं क्लोज हो जाती है रिलायबिलिटी के. डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या कहती है? So discriminant validity describes the degree to which the operationalizations does not correlate with other operationalization that it is theoretically should not be correlated with. Discriminant जहां वो correlate कर रही थी, जो convergent है, जो हमने पहले भी देखी है, जो convergent validity है वो correlate करने की बात करती है. वहीं पर discriminant validity क्या कहती है कि describes the degree to which the operationalizations does not correlate with the other operationalizations that it is theoretically should not be correlated with. इसको हम discriminant जो discriminate कर रहा है, convergent जो उसी के मुताबिक converge कर रहा है. So discriminability occurs where constructs that are expected not to relate with each other such that it is possible to discriminate between those constructs. So ये उसके अपोजिट है जो हम कन्वर्जेंट की बात करते हैं. कि डिस्क्रिमिनेट वैलिड में क्या होगा कि हम कंस्ट्रक्ट जो बनाते हैं, हमारा जो टेस्ट है वो पहले से जो टेस्ट है उसके साथ कोरिलेट ना कर रहा हो, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ हम उस टेस्ट को डेवलप करते हैं. एग्जांपल अगर हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की देखें, अगर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हाई हो तो scores on a test designed to assess student skill in mathematics should not be positively correlated with scores from tests designed to assess intelligence. So एक आपने टेस्ट बनाया जो कि स्टूडेंट्स की स्किल्स इन मैथमेटिक्स जो है उनको असेस कर रहा है. So that test should not positively correlated with the scores from a test कि जिसके जरिए से हम इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं. वैसे तो अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स का कहीं ना कहीं तल्लक बनेगा. जो ज़हीन होगा तो वो मैथमेटिक्स स्केल में भी ज़हीन होगा. बट टेस्ट आपने बनाया है उसके जो स्कोर्स हैं डिजाइन टू असेस स्टूडेंट स्किल्स इन मैथमेटिक्स हैं, वो जो टेस्ट है उसके स्कोर जो हैं वो पॉजिटिवली कोरिलेट नहीं होने चाहिए किसी दूसरे टेस्ट के साथ कि जो डिज़ाइन किया गया असेस करने के लिए इंटेलिजेंस को. सो ऐसी सूरत में जो टेस्ट होगा वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिड टेस्ट होगा. और अगर उससे वो रिलेट कर जाए, अगर वो स्कोर्स जो हैं वो उससे कोरिलेट कर जाए तो इसका मतलब है वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिड नहीं है. वैलिडिटी के ऊपर फिर वो जो है वो हर्फ आ जाएगा. और नेक्स्ट जो है दैट इज क्राइटेरियन वैलिडिटी. अब क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या है? ये क्राइटेरियन वैलिडिटी एविडेंस इन्वॉल्व्स द कोरिलेशन बिटवीन द टेस्ट एंड ए क्राइटेरियन वेरिएबल. यहाँ से भी नाम से जाहिर है कि क्राइटेरियन वेरिएबिलिटी मीन के पहले से कोई क्राइटेरिया मौजूद है. सो एविडेंस इन्वॉल्व्स द कोरिलेशन बिटवीन ए टेस्ट एंड ए क्राइटेरियन वेरिएबल taken as representative of the construct. So in other words, it compares the test with other measures or outcome already held to be valid. जब हम किसी टेस्ट को पहले से किसी ऐसे टेस्ट के साथ कि जिसको हम समझते हैं कि वो वैलिड टेस्ट है उसके साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो इस तरह से जो हम मेजर कर रहे होते हैं वो क्राइटेरियन वैलिडिटी मेजर कर रहे होते हैं. जब हम किसी भी कंस्ट्रक्ट को किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव कंस्ट्रक्ट के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव कंस्ट्रक्ट जो है वो ऑलरेडी वैलिड होता है, तो ऐसी जो सूरत है
इसमें जब हम कोरिलेशन देखते हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो टेस्ट है उसकी पहले से मौजूद जो मैयर है उसके साथ, पहले से मौजूद टेस्ट के साथ जो कि ऑलरेडी वैलिड है, तो अगर वो कोरिलेशन पॉजिटिव होगी तो वो क्राइटेरियन वैलिड टेस्ट होगा। सो क्राइटेरियन वैलिडिटी एविडेंस इन्वॉल्व्स द कोरिलेशन बिटवीन ए टेस्ट जो अभी बनाया एंड ए क्राइटेरियन वेरिएबल जो कि पहले से मौजूद है, विच इज ऑलरेडी टू बी ए वैलिड टेस्ट। सो taken as a representative of the construct. In other words, it compares the test which is newly constructed with other measures of outcome जो criteria है, और वो other measures of outcome जो है वो already valid test के तौर पर है। For example, employee selection test आपने करना है। So employee selection tests are often validated against a measures of job performance। आपने कोई पहले से क्राइटेरियन एक रखा हुआ है। सो measures of job performance and IQ test जो हैं, those are often validated against measures of academic performance। जब हम एम्प्लॉय सिलेक्शन करते हैं तो वो measures of job performance एक क्राइटेरियन है, उसके अगेंस्ट हम कैंडिडेट्स को हम देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके मेयार को देखते हैं, और उनको जो टेस्ट दिया जाता है एम्प्लॉय सिलेक्शन टेस्ट, वो क्राइटेरियन वैलिड होता है। क्राइटेरियन वैलिड कि वो जॉब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पर पूरा उतरा होता है। इसी तरह से IQ टेस्ट जो है वो हम वैलिडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो है वो हमारे पास क्राइटेरिया है, उसके उस पर जो पूरा उतरा होगा वो फिर क्राइटेरियन वैलिड टेस्ट जो है वो कहलाएगा। अब क्राइटेरियन वैलिड टेस्ट की भी दो टाइप्स है। हमने देखा, अभी पहले हमने कंटेंट देखा, तो कंटेंट की दो टाइप्स थी, वन इज द फेस वैलिडिटी एंड द सेकंड वन इज करिकुलर वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी है और करिकुलर वैलिडिटी है, ये कंटेंट वैलिडिटी की दो टाइप्स हमने देखी। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टिबिलिटी को देखा। सो कंस्ट्रक्टिबिलिटी की भी फिर हमें दो टाइप्स जो है वो मिली, ठीक है, एक कन्वर्जेंट वैलिडिटी है और दूसरी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। ठीक हो गया, कंस्ट्रक्टिबिलिटी की भी दो टाइप्स आ गई। और फिर हमने क्राइटेरियन वैलिडिटी देखा, तो क्राइटेरियन वैलिडिटी की भी दो टाइप्स हैं, एक कंकरेंट वैलिडिटी है और दूसरी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है। कंकरेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। अब इन दोनों को भी देखते हैं कि कंकरेंट वैलिडिटी से क्या मुराद है और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी से क्या मुराद है। इनके भी नाम से, प्रेडिक्शन से भी आपको पता चल रहा होगा। सो कंकरेंट वैलिडिटी क्या है? Degree to which a test correlates with some other test aiming at measuring the same skill। दो टेस्ट हैं, उनके दरमियान में हमने कोरिलेशन देखनी है। एक हमने टेस्ट नया बनाया है, डिग्री टू विच ए टेस्ट कोरिलेट्स, दैट इज व्हाट ए न्यूली टेस्ट कंस्ट्रक्टेड टेस्ट। सो नया टेस्ट जो है उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो मेजर्स हैं वो कोरिलेट करें विद सम अदर टेस्ट, और वो भी टेस्ट उसी स्किल को मेजर कर रहा हो। लाइक अगर हमने जो मेजर करनी है किसी भी स्टूडेंट्स की कंप्रीहेंशन को, तो कंप्रीहेंशन को मेजर करने के लिए जो टेस्ट बनाया गया, और किसी एक सब्जेक्ट में, लाइक अगर हम फिजिक्स में देख रहे हैं, केमिस्ट्री में देख रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स की जो कंप्रीहेंशन है अबाउट सम टॉपिक जो है वो देख रहे हैं, उसके लिए जो टेस्ट बनाया हुआ है, तो उसको देखना है, उसके रिजल्ट्स जो हैं उसी तरह के एक और टेस्ट के साथ के जो कंप्रीहेंशन को ही मेजर करने के लिए बनाया गया, और तो ऐसा टेस्ट कंकरेंट वैलिड होगा। सो इफ टेस्ट इज सपोर्टेड बाय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्पिरिकल एविडेंसेस, देन इट हैज कंकरेंट वैलिडिटी। और प्रेडिक्टिव जो है, प्रेडिक्टिव जो है वहीं पे फ्यूचर की प्रेडिक्शन के हवाले से बात करती है, डिटरमिनिंग हाउ वेल टेस्ट स्कोर्स predict some future behavior of the examinee। अभी जो टेस्ट जिस तरह से बिहेव करेगा उससे हम फ्यूचर बिहेवियर जो है उसका हम अंदाजा लगा देंगे। फॉर एग्जांपल, हमने एक टेस्ट दिया, हमने टेस्ट देने के बाद जो है वो देखा कि स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं, स्टूडेंट्स के जो स्कोर्स हैं वो बड़े हाई हैं, तो हमने कहा कि अगर इसी तरह का टेस्ट हमने इनको अगली यूनिवर्सिटी की क्लासेस में दिया तो स्टूडेंट्स विल गेट हायर CGPA, हायर GPA। सो प्रेडिक्टिव वैलिड क्या करेगा कि अगर एक सतह पर आपने टेस्ट दिया, उसी तरह का टेस्ट अगर आप दूसरी क्लासेस में या हायर क्लासेस में देंगे तो वो टेस्ट प्रेडिक्टिव वैलिड होगा
फॉर दोज टेस्ट के जो आपने नेक्स्ट क्लासेस में देना है कि अगर इस टेस्ट के जरिए से स्टूडेंट्स ने हाई परफॉर्मेंस दी है, तो अगर इसी तरह का टेस्ट जो है वो अगली क्लासेस में देंगे तो स्टूडेंट्स जो है वो उसे हाई रिजल्ट्स देंगे। इसी तरह से वाइस वर्सा है कि इफ न्यू फाइंडिंग्स support the prediction of the measure in question, for example introduction of a new test, आपने एकदम से नया टेस्ट दे दिया तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट इन ड्रॉप आउट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये फाइंडिंग जो है ये हमारी सपोर्ट कर रही है प्रेडिक्शन ऑफ द मेजर इन क्वेश्चन को, कि अगर आप नया टेस्ट देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, बच्चे जो हैं वो फेल हो जाएंगे। सो ये टेस्ट जो है ये प्रेडिक्शन करता है कि ऐसे टेस्ट देने से रिजल्ट्स किस तरह का आएगा। सो ये प्रेडिक्टिव वैलिड टेस्ट कहलाता है। सो इफ ए टेस्ट डेटा एंड क्राइटेरियन डेटा, if the test data and criterion data are collected at same time, टेस्ट डेटा जो है और क्राइटेरियन डेटा जो है collected at same time, this is referred to as concurrent valid। सो measuring the same scale जो है ये हमारा क्राइटेरियन डेटा है। So if test data and criterion data are collected at same time, this is referred to as concurrent validity evidence। और अगर जो है वो टेस्ट डेटा is collected first in order to predict criterion data collected at a later point in time, then it is referred to as predictive valid evidence। जब दोनों जो है टेस्ट डेटा जो है वो collected first हो, किस मकसद के लिए, इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट क्राइटेरियन डेटा कलेक्टेड। सो टेस्ट दिया तो ऐसा टेस्ट क्या होगा जी, बाद में बच्चे इससे फेल हो जाएंगे। सो ये क्राइटेरियन नहीं है, ये प्रेडिक्टिव वैलिड जो एविडेंस बन जाएगी। देन दिस इज रेफर टू बी एज प्रेडिक्टिव वैलिड एविडेंस। सो ये हमने जो टाइप्स देखी क्राइटेरियन वैलिडिटी की। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वैलिडिटी को। इंस्ट्रक्शन टू टेक ए टेस्ट ये सबसे बड़ी है। आपने टेस्ट दिया और टेस्ट के अंदर आपने इंस्ट्रक्शन जो है वो सही नहीं दी, सो ऐसी सूरत में जो वैलिडिटी है वो अफेक्ट हो जाएगी। एक जो एग्जांपल है या एक सरगर्मी है, एक जगह पे टीचर जो है वो राउंड में जो है वो अपनी फिंगर घुमाता है और तमाम लोगों को कहता है कि तमाम लोग जो हैं वो खड़े हो जाएं और एक दूसरे के साथ बगलगीर हो जाएं, एक दूसरे से हैंडशेक करें। सो इंस्ट्रक्शन उसने इतनी तेजी से दी, जब उसने सर्कल में वो फिंगर घुमाई तो फिंगर वो पूरी क्लास की तरफ इंडिकेट करती हुई उस टीचर की तरफ भी घूम के आई। अगर आप भी अभी ऐसे सर्कल में उंगली को घुमाओ अपने सामने तो क्या होगा, फ्रंट से आपने स्टार्ट किया, पूरी क्लास में ऐसे घूमते घूमते एक वक्त आएगा कि फिंगर जो है वो आपकी तरफ पॉइंट आउट करेगी और फिर से वापस स्टूडेंट्स की तरफ होगी। सो सारे लोग खड़े हो गए और वहीं पे एक दूसरे से हाथ मिला के बगलगीर होके वहीं पे कुर्सी पे बैठ गए। तो प्रेजेंटर ने फिर उनको कहा कि आपने इंस्ट्रक्शन को सही तरह से देखा नहीं, आपने उसे गौर से सुना नहीं। क्यों? उसने कहा जब मैंने उंगली घुमाई थी तो आप तमाम की तरफ तो इशारा था, मीन एक का दूसरे की तरफ, दूसरे का तीसरे की तरफ, तीसरे का चौथे की तरफ, आप सबका एक दूसरे की तरफ इशारा था और वो फिंगर घूमती घूमती मेरे तरफ भी आई थी। सो यू हैव टू कम टू मी टू हैंडशेक विद मी। लेकिन आप में से कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से पास ऑन हो गई कि बच्चे उसको ऑब्जर्व ही नहीं, पार्टिसिपेंट्स उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो टीचर तक नहीं पहुंचे। सो इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी भी टेस्ट के हवाले से बहुत अहम है। अगर इंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर जो है को फ्लॉ रह जाएगा, गैप रह जाएगा, तो उससे टेस्ट की वैलिडिटी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से डिफिकल्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर है। जुबान आपने बहुत मुश्किल टेस्ट के अंदर लिख दी। सो मुश्किल जुबान, डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं, ऐसे वर्ड्स के जिनको तलबा समझ ही ना सकें। अभी जो पिछले एग्जाम हुआ इसमें क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स का पेपर बीए में इंग्लिश का दे दिया। सो बैचलर लेवल पर वो भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, और उनको क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स का इंग्लिश में चला गया।
उस वजह से इतने स्टूडेंट्स की कॉल आई कि सर हमें सवाल की समझ ही नहीं आई, पता नहीं सवाल क्या था और हम क्या लेके आए हैं। वो सवाल कुछ और जवाब कुछ देकर आए। इवन ओपन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स लेवल पर जो स्टूडेंट्स हैं, एमए एजुकेशन के जो सिंपल बीए करके आए हुए होते हैं, उनकी बहुत बड़ी डिमांड होती है कि हमें सवाल उर्दू में साथ में दें, क्योंकि हमें इंग्लिश में सवाल की समझ नहीं आती। सो डिफिकल्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो है, इसकी वजह से जो टेस्ट है उसकी वैलिडिटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। सो डिफिकल्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो है, इससे जो है वो परहेज करनी है और सादा जबान जो है वो इस्तेमाल करनी है। फिर इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एक सवाल जो है बहुत मुश्किल, एक सवाल बहुत आसान, एक सवाल दरमियाना, एक सवाल जो है वो एम्बिगुअस, एक सवाल जो है वो कंफ्यूज करने वाला। सो इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो उसकी वजह से टेस्ट की वैलिडिटी जो है वो अफेक्ट होती है। टेस्ट हो तो उसमें जो एवरेज सवाल भी हों, इजी भी हों और डिफिकल्ट भी हों। सो तीनों को अप्रोप्रिएट उनको जगह मिलनी चाहिए, ना कि बहुत आसान हूं, ना बहुत मुश्किल हूं, ना ही एम्बिगुअस हूं, ना ही कंफ्यूजिंग हूं। सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है, इसको सामने रखते हुए टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाए तो वो वैलिड टेस्ट होगा। अगर इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगी तो वो टेस्ट जो है वो वैलिड टेस्ट नहीं रहेगा। फिर पुअरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट आइटम्स हैं, ऐसे आइटम्स के जो अगेन कहीं ना कहीं जिनको समझना मुश्किल हो जाए, ऐसे टेस्ट के जिनकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सही ना हो, ऐसा टेस्ट के जिसके जो आइटम्स हैं या उसके जो डिस्ट्रक्टर्स हैं और कीड आंसर्स हैं वो कहीं आपस में करीब करीब मिलते ही ना हो, बहुत बड़ा फर्क हो उसमें। सो ऐसा जो टेस्ट होगा वो भी वैलिड टेस्ट नहीं कहलाएगा। एम्बिगुइटी इन आइटम स्टेटमेंट, ये अभी हमने पहले भी बात की है। इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी में या पुअरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट आइटम्स में उसी तरह से एम्बिगुइटी जो टेस्ट स्टेटमेंट के अंदर हो तो ऐसा टेस्ट जो होगा, ऐसा टेस्ट आइटम्स जो होगा वो फिर कंफ्यूज करने वाला होगा। उसकी वजह से जो टेस्ट की वैलिडिटी है वो अफेक्ट हो जाएगी। सो एम्बिगुइटी टेस्ट आइटम स्टेटमेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए। कहीं तीन चार जो है इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, पुअरली कंस्ट्रक्टेड आइटम्स, एम्बिगुइटी इन टेस्ट आइटम्स, ये बड़े क्लोज एक ही तरह के हमें मिलते हैं। फिर लेंथ ऑफ ए टेस्ट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने सवाल कहे जी 20-20 मार्क्स के, 20-20 मार्क्स के 5 सवाल करने हैं, आपके पास टाइम है 3 आवर्स। सो 3 आवर्स में 20-20 मिनट्स के क्वेश्चंस को करना, दैट्स डिफिकल्ट जॉब, मुश्किल है। लिख लिख के बंदे थक जाते हैं। सो जितना टेस्ट जो है वो लेंथी होगा उतनी उसकी वैलिडिटी जो है वो इफेक्ट होगी। सो लेंथ ऑफ ए टेस्ट जो है, लेंथ ऑफ ए टेस्ट विद टाइम ऑफ ए टेस्ट। टाइम आपने कहा जी अच्छा ये सवाल 5 ही हैं, 20-20 के हैं, टाइम आपको घंटा दिया। सो 1 घंटे में अगर आप करोगे तो मुमकिन नहीं है। या टाइम जो है वो कम दे दें या टाइम ज्यादा दे दें जबकि सवाल जो है वो छोटे हों। सो दोनों सूरतों में जो टेस्ट है उसकी वैलिडिटी जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। सो लेंथ ऑफ ए टेस्ट जो है वो बहुत मैटर करती है किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी के हवाले से। इस वजह से हमें टेस्ट को वैलिड रखने के लिए उसकी लेंथ का भी ख्याल रखना है, लेंथ और टाइम का ख्याल रखना है। फिर इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, आइटम्स जो हैं वो उनकी अरेंजमेंट ठीक नहीं होती। कैसे? आपके पास 6 लेवल्स हैं, आपने नॉलेज के बनाने हैं, कंप्रीहेंशन के हैं, एप्लीकेशन के हैं, एनालिसिस के हैं, सिंथेसिस के हैं, एवेल्युएशन के हैं। अब इन तमाम लेवल्स को सामने रखते हुए आपने प्रॉपर अरेंज करना है। नंबर 2, इससे हटके एक और जो गलती होती है, पहले का भी ये सही है, दूसरे का भी ये सही है, तीसरे का भी ये सही है, चौथे का भी ये सही है, पांचवें का भी ये सही है। सो तमाम इकट्ठी सीरीज ऑफ जो आइटम्स हैं उनकी जो कीड आंसर है वो सबका एक ही कीड आंसर आपने दे दिया। सो ऐसी सूरत में जो अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स हैं वो इम्प्रॉपर हो जाएंगे। सो इसका बाकायदा एक असूल है
कि अगर पहले का A है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, दूसरे का B होना चाहिए तो तीसरे का D होना चाहिए, अगर उसका D होना चाहिए तो C होना चाहिए। सो एक खास तरतीब के साथ ये अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स जो हैं वो करने होते हैं। अगर आप अरेंजमेंट ऑफ आइटम सही नहीं करोगे तो उससे टेस्ट जो है वो वैलिड टेस्ट नहीं रहेगा। सो ये भी एक बहुत बड़ी जो मुश्किल होती है, बहुत बड़ा फैक्टर है जो टेस्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट करता है। और इसी तरह से आइडेंटिफाइएबल पैटर्न ऑफ आंसर, जिसको भी मैंने वैसे तो इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स के अंदर भी डिस्कस कर दिया। सो आइडेंटिफाइएबल पैटर्न ऑफ आंसर जो है, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स हैं जो मैंने आपको कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन या नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस के हवाले से मैंने बयान किया कि उनकी अरेंजमेंट इस तरह से करनी है। और फिर उसी के साथ साथ ही जो पैटर्न है, आइडेंटिफाइएबल पैटर्न ऑफ आंसर जो है वो नहीं करने। एक असूल जैसे बना हुआ है कि अगर पहले का जो C है तो अगले का D होना चाहिए, तो अगले का फिर A होना चाहिए, तो अगले का फिर B होना चाहिए, तो फिर C होना चाहिए। कोई ऐसा पैटर्न कि जिससे तालिब इल्म जो है वो अंदाजा ना लगा पाए। अगर आप पहले 2-3 जो है वो एक खास पैटर्न से दे रहे हो तो फिर बच्चे उससे अंदाजा लगा देते हैं कि टीचर ने अगर ये इस पैटर्न में जवाब दिए हैं तो आगे भी यही पैटर्न फॉलो होगा। सो आइडेंटिफाइएबल पैटर्न ऑफ आंसर जो है वो नहीं रखने। तो ये चंद जो फैक्टर्स हैं जो वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन बहुत अहम है, फिर लैंग्वेज जो है वो उससे ज़्यादा अहम है, फिर जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है इसका ख्याल रखना है, पुअरली कंस्ट्रक्टेड आइटम्स होते हैं, एम्बिग्विटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, टेस्ट की लेंथ जो है वो उसके आइटम्स को देखते हुए रखनी है, फिर इम्प्रॉपर अरेंजमेंट है, और इसी तरह से पैटर्न ऑफ आंसर्स हैं। ये तमाम के तमाम बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो वैलिडिटी को अफेक्ट जो है वो करते हैं। सो फिर जब ये फैक्टर्स आ जाएं तो फिर हम ऐसे टेस्ट को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। There are 4 methods through which we can establish the validity of a given test. वो 4 तरीके कौन से हैं। सबसे पहला तरीका बड़ा क्लियर, बड़ा वाजे, जिसकी हमने पहले भी बात की कि आप जजमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर को दो। 3 या 3 से ज्यादा एक्सपर्ट्स जो उस फील्ड के अंदर हैं, आप उसको वो टेस्ट दो, वो टेस्ट को वैलिड करेगा। सो जजमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर जो है उसकी जजमेंट के ऊपर हम उस टेस्ट को वैलिड करेंगे। और जजमेंट एक ही नहीं होगी, जजमेंट शुड बी फ्रॉम 2-3 और मोर एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड। अगर वो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टेस्ट है तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टेस्ट में वो परफॉर्मेंस को सही तरह से समझता हो। अगर वो असेसमेंट के हवाले से है तो असेसमेंट के अंदर एक्सपर्ट्स हो, अगर करिकुलम से रिलेटेड है तो एक्सपर्ट जो है वो करिकुलम से रिलेटेड हो, या मज़ामीन है अगर फिजिक्स से है तो वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री वाला चेक करे, उर्दू का टेस्ट उर्दू वाला चेक करे। सो जजमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर यूजुअली 3 और मोर एक्सपर्ट्स जो उस फील्ड के अंदर हों उनकी जजमेंट के ऊपर टेस्ट जो है वो वैलिड किया जाता है। फिर कोरिलेट करते हैं हम। सो कोरिलेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ए टेस्ट स्कोर्स अगेंस्ट एन आउटसाइड वैलिड क्राइटेरियन। सो ऐसी सूरत में भी हम टेस्ट को वैलिड जो है वो करते हैं कि पहले से जो हमारे पास आउटसाइड वैलिड क्राइटेरियन है उसके मुताबिक टेस्ट के स्कोर्स को हम कोरिलेट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव कोरिलेशन है तो वो टेस्ट जो है वो वैलिड है, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो वैलिड टेस्ट नहीं है, जैसे अभी हमने चंद टाइप्स के अंदर देखा। इसी तरह से कंप्यूटेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who got the answers right both in upper and lower groups। आपके पास जब टेस्ट आपने दिया तो उसमें हाई अचीवर्स भी हैं और उसमें लो अचीवर्स भी हैं। सो हाई और लो अचीवर्स के दरमियान में जब आप जो कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज करते हो तो ऐसी सूरत में भी हमें पता चलता है, अगर तो वो परसेंटेज जो है वो करीब करीब आती है हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान में, तो वो टेस्ट वैलिड है। अगर टेस्ट आपने दिया सारे के सारे ही पास हो गए और सारे के सारे ही फेल हो गए, इसका मतलब है कि वो टेस्ट वैलिड टेस्ट नहीं है,
उसके अंदर कंटेंट के हवाले से कुछ इशू हो सकता है, उसके अंदर जो क्राइटेरियन के हवाले से हो सकता है, उसके अंदर कंस्ट्रक्ट के हवाले से हो सकता है। सो कहीं ना कहीं कोई इशू उस टेस्ट के साथ है। एंड फोर्थ वन इज बाय फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस करके हम उस टेस्ट को वैलिड कर सकते हैं। उस टेस्ट के अंदर जो भी एम्बिग्युइटी है, उस टेस्ट के अंदर जो भी आइटम्स की जो डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी इंडेक्स निकाल के उस आइटम्स के अंदर जो भी उस टेस्ट के अंदर जो भी खराबियां हैं, वीकनेसेस हैं, उनको दूर करके उस टेस्ट को वैलिड टेस्ट जो है वो किया जा सकता है। सो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन, कि जिसमें हमने वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट और असेसमेंट टूल के ऊपर बात की। थैंक यू।